नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स को उनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं हम। पहला कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर्स और तीसरा सेमीकंडक्टर्स। तीन टाइप में हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं। ओके, फर्स्ट वन हमने बताया आपको कंडक्टर्स। कंडक्टर्स जो होते हैं इनकी कंडक्टिविटी नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा होती है। इनके कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है वो 10 टू पावर 4 टू 10 टू पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक इनकी कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टर्स जो होते हैं इनकी कंडक्टिविटी नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा होती है और उनका कंडक्टिविटी का रेंज क्या है 10 टू पावर 4 से लेकर के 10 टू पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक इनकी कंडक्टिविटी होती है। एग्जांपल, जितने मेटल्स होते हैं ये सब कंडक्टर्स होते हैं। बिकॉज हम जानते हैं मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, सेकेंड हमने बताया था आपको, सेकेंड टाइप इंसुलेटर्स, आल्सो कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स जो होते हैं इनकी नॉर्मल टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, उनको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज होती है वो बहुत ही कम होती है। इट इज अबाउट 10 टू पावर -20 टू 10 टू पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे 10 टू पावर -20 से लेकर के 10 टू पावर -10। तो आप देख सकते हैं इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए इनको हम नॉन कंडक्टर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल, जितने नॉन मेटल्स होते हैं वही इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। जितने नॉन मेटल्स होते हैं दे बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। कुछ नॉन मेटल को छोड़ करके, जैसे कि ग्रेफाइट, वो एक्सेप्शन है। अदरवाइज जितने नॉन मेटल्स होते हैं दे बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। थर्ड वन, जो तीसरा टाइप हमने बताया आपको, वो होता है सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर जो होते हैं इनकी कंडक्टिविटी नॉर्मल टेम्परेचर पे कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से बहुत ज्यादा होती है। यानी इनकी कंडक्टिविटी इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है, इन दोनों के बीच की होती है। इनकी कंडक्टिविटी का जो रेंज होता है वो 10 टू पावर -6 से लेकर के 10 टू पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। इनकी कंडक्टिविटी का ये रेंज है। इसके एग्जांपल, जितने मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स आर एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दोनों बहुत ही कॉमन मेटलॉइड हैं जो सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। ओके, तो हम देखें कि हम सॉलिड्स को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे तीन टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी जो कंडक्टेंस आप देख रहे हैं तीनों में, कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में, सेमीकंडक्टर्स में, ये कंडक्टेंस दो तरीके से हो सकता है। ओके, हम जानते हैं कैसे कैसे हो सकता है, दोनों तरीके से कैसे होता है कंडक्टेंस। पहला हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। अगर किसी सॉलिड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होती है
इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट करने के कारण से होती है, तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, और ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। एग्जाम्पल, मेटल्स। मेटल्स में जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होती है कंडक्टिविटी, इसीलिए मेटल्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहते हैं। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कंडक्टेंस का? अगर किसी सॉलिड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आयंस के मूवमेंट के कारण से होती है, इफ कंडक्टिविटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, तो ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं आयनिक कंडक्टर्स, और इस कंडक्टेंस को हम बोलते हैं आयनिक कंडक्टेंस। ऐसे सॉलिड्स जिनमें कंडक्टिविटी आयंस के मूवमेंट के द्वारा हो उनको हम बोलते हैं आयनिक कंडक्टर्स। इसका एग्जांपल, जितने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मींस जितने आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे NaCl, KCl इट्सेट्रा, ये जितने आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इनके आयंस के मूवमेंट के कारण से होती है, और इसीलिए ये सब आयनिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक, अब हम जो इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स जाने, इनकी कंडक्टिविटी में जो डिफरेंस है वो हम बैंड थ्योरी के हेल्प से भी समझ सकते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी बैंड थ्योरी। हम बैंड थ्योरी की हेल्प से ये देखेंगे कि कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी कैसे होती है, इंसुलेटर्स में कैसी होती है, और सेमीकंडक्टर्स में कैसे होती है। तो बैंड थ्योरी जो है, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, atomic orbitals of metals combine together and form molecular orbitals। बैंड थ्योरी कहती है कि एटम की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करती हैं और किसमें चेंज हो जाती हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चेंज हो जाती हैं। ओके, यानी एटम जुड़ेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, इस तरह एटम की ऑर्बिटल्स जुड़ेंगी और वो किसमें चेंज हो जाएंगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। हम सोडियम मेटल को लेकर के आपको बैंड थ्योरी को समझाते हैं। ठीक, तो सोडियम एटम जो हमारा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 3p0 3d0। ये सोडियम एटम है जिसका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ये सोडियम एटम की 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, 3s एटॉमिक ऑर्बिटल, 3p एटॉमिक ऑर्बिटल एंड 3d एटॉमिक ऑर्बिटल। अब बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम क्या करेगा? जुड़ करके मॉलिक्यूल बनाएगा, और उसकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो जुड़ करके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर? हम इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। हमने सोडियम एटम लिया, सपोज दैट दो सोडियम एटम जुड़ करके एक सोडियम का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये पहला सोडियम एटम, दूसरा सोडियम एटम लिया हमने, ये दूसरा सोडियम एटम लिया, और ये जुड़ करके एक सोडियम का मॉलिक्यूल बनाए, Na2 बन गया। तो अब इनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स रही होंगी वो भी जुड़ेंगी और क्या बनाएंगी? वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सोडियम में कौन कौन सी ऑर्बिटल्स हमने दिखाया यहाँ पर? 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। हम जानते हैं s में एक ऑर्बिटल होता है, तो हम इस लाइन से एक दिखा रहे हैं ऑर्बिटल को। ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल पहले सोडियम की, ऐसे दूसरे सोडियम की 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों जुड़ेंगी
तो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल पहले सोडियम की और एक दूसरे की, कुल मिलाकर के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ रही हैं। तो कितनी बनेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? 2। 2 ये हमने दिखाया यहाँ पर, 2 बनी ऑर्बिटल्स, इनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। कितनी बनी? 2। ऐसे ही सोडियम की 2s, इसमें भी एक होती है ऑर्बिटल 2s में भी, 2s और 2s जुड़ेंगी। एक सोडियम की 2s ऑर्बिटल दूसरे सोडियम की 2s ऑर्बिटल जुड़ेंगी। तो यहां भी 2 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। एक और एक 2 बन गई क्योंकि यहां 2 कंबाइन कर रही है। तो 1s से बना 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2s से बना 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे जब 2p जुड़ेंगी तो हम जानते हैं p में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3। पहले सोडियम की 2p ऑर्बिटल, दूसरे सोडियम एटम की 2p ऑर्बिटल, ये जुड़ेंगी। तो अब देख रहे हैं कुल कितने जुड़ रहे हैं ऑर्बिटल्स? 1 2 3 4 5 6। तो अब जो बनेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कितनी बनेगी? 6 बनेगी वो, यानी 1 2 3 4 5 6। ये 6 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि जब एटम जुड़ करके बना रहा है मॉलिक्यूल, तो एटम की जो ऑर्बिटल्स हैं वो जुड़ के क्या बना रही हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ती है तो 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 3s एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ती हैं तो 3s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2p जुड़ेंगी 2p एंड सो ऑन। क्लियर? अब सपोज दैट हमने यहाँ पर खाली 2 एटम को जोड़ा था, यहाँ 3 4 5 एटम जुड़ते, तो जितने ज्यादा एटम जुड़ेंगे उतनी ज्यादा यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती जाएंगी। ओके, अब ये जो आप देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बहुत ही सेम है, नियरली सेम है, दोनों की एनर्जी लगभग सेम है, इसलिए दोनों एकदम पास पास रखी हुई हैं। तो इस तरह से एक ग्रुप हो गया ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, और इसको हम बोलते हैं बैंड। ये बैंड कहलाता है। बैंड मीन्स ग्रुप ऑफ क्लोजली प्लेस्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, या ग्रुप ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लगभग सेम एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के ग्रुप को हम बैंड कहते हैं। तो ये जो 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी थी 2, ये बहुत ही पास पास रखी हुई हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? बैंड। ये 1s बैंड हो गया। ऐसे जो 2s की ऑर्बिटल्स हैं, बहुत पास पास रखी हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनको हम बोलेंगे 2s बैंड। सिमिलरली देखिए 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बहुत पास पास रखी हैं क्योंकि एनर्जी में डिफरेंस कम है, इनको हम बोलेंगे 2p बैंड। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि 1s ऑर्बिटल से 1s बैंड बना, 2s ऑर्बिटल से 2s बैंड बना, 3s ऑर्बिटल से 3s बैंड बनेगा, 2p ऑर्बिटल से 2p बैंड बनेगा। क्लियर? ऐसे ही 3p से 3p बैंड बनेगा, 3d ऑर्बिटल से 3d बैंड बनेगा, एंड सो ऑन। तो आप बैंड के बारे में समझ गए। बैंड क्या है? बैंड इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली प्लेस्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, या बैंड इज ए ग्रुप ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नाउ हम कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बारे में जानते हैं। ये जो बैंड हमने यहां बताया, इसमें 2 टर्म है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। इनके बारे में जानते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। तो हम यहां पर फिर से सोडियम एटम को ही कंसीडर करते हैं। ये सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें हम देख रहे हैं कि 1s ऑर्बिटल से 1s बैंड बनेगा, 2s ऑर्बिटल से 2s बैंड बन रहा है, 2p ऑर्बिटल्स 2p बैंड बनाएंगी, 3s ऑर्बिटल 3s बैंड बनाएंगी, 3p ऑर्बिटल 3p बैंड बनाएंगी, एंड 3d ऑर्बिटल 3d बैंड बनाएंगी। क्लियर?
अब इसमें आप देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी वाली वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी है? सोडियम में आप देख रहे हो इतनी ऑर्बिटल्स हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। इन सभी में से वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हों वो कौन सी ऑर्बिटल है? आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वो 3s1 है। हम ये जानते हैं कि इनकी एनर्जी का ऑर्डर ये होता है, ये एनर्जी का ऑर्डर है ऑर्बिटल्स की। 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की होती है, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p की होती है, 2p से ज्यादा 3s की, 3s से ज्यादा 3p, 3p से ज्यादा 3d। तो हाईएस्ट एनर्जी की वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पर कौन सी है? 3s। इसको बोलते हैं हाईएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड ऑर्बिटल। हाईएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड ऑर्बिटल। ऑक्युपाइड मींस जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठा हो। तो जो हाईएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड ऑर्बिटल यहां पर है वो 3s है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन है एक, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर है। ये ऑर्बिटल वैलेंस बैंड बनाएगी, यानी इस ऑर्बिटल से जो बैंड बनेगा उसका नाम क्या होगा? वैलेंस बैंड। दिस मीन्स जो हमारा यहां पर 3s बैंड है ये वैलेंस बैंड कहलाएगा। इसको हम VB से रिप्रेजेंट करते हैं, वैलेंस बैंड। क्लियर? तो हम कह सकते हैं वैलेंस बैंड क्या है? बैंड फॉर्म बाय हाईएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड ऑर्बिटल। वो बैंड जो हाईएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड ऑर्बिटल बना रही है दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। क्लियर? अब उसके बाद एक टर्म आता है लोवेस्ट एनर्जी अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल। मींस सबसे कम एनर्जी वाली, अनऑक्युपाइड मींस जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो, वैकेंट। आप यहां पर देखिए सबसे कम एनर्जी वाली खाली ऑर्बिटल कौन है? तो खाली ऑर्बिटल मींस जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो। यहां से लेकर के यहां तक तो इलेक्ट्रॉन है ही, ये तो खाली नहीं है। खाली कौन है? 3p0, 3p और 3d। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इन दोनों में सबसे कम एनर्जी किसकी है? 3p की है। दिस मीन्स 3p इज लोवेस्ट एनर्जी अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल। यहां जो एनर्जी का कंपैरिजन कर रहे हैं लोवेस्ट या हाईएस्ट, वो खाली यानी वैकेंट ऑर्बिटल्स के बीच में कर रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में सबसे कम एनर्जी 3p की है। तो ये हमारा हो गया लोवेस्ट एनर्जी अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल जो बैंड बनाएगी उसका नाम होगा वैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड। उसका नाम क्या होगा? कंडक्शन बैंड। यानी यहां पर जो 3p ऑर्बिटल है उसके द्वारा जो बनाया गया बैंड है, जो 3p बैंड है, इसको हम कौन सा नाम देंगे? दिस इज कंडक्शन बैंड। इसको CB से दिखाते हैं। तो आपने दो टर्म समझा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड कौन बनाएगा? हाईएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड ऑर्बिटल। कंडक्शन बैंड कौन बनाएगा? लोवेस्ट एनर्जी अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल। सोडियम के केस में हमारा जो 3s बैंड है वो वैलेंस बैंड है और जो 3p बैंड है वो कंडक्शन बैंड। अब आप जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड समझ गए तो अब हम बैंड थ्योरी के बेसिस पे इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स तीनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके? हम यहां पे एक फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं आपको।
ये जो मेटल्स होते हैं यानी कंडक्टर्स जो होते हैं, इनमें हम देख रहे हैं कि जो बैलेंस बैंड होता है ये या तो पार्शियली फील्ड होता है। पार्शियली फील्ड मीन्स इनकम्प्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड नहीं होता है, आधा भरा है आधा खाली। कंडक्टर्स या मेटल के केस में जो हमारा बैलेंस बैंड होगा वो या तो पार्शियली फील्ड होगा, जैसे कि हमने यहां बनाया हुआ है, या अगर वो कंप्लीटली फील्ड है, देखो यहाँ पे कंप्लीटली फील्ड बैलेंस बैंड है, तो वो कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप करता है। यानी मेटल में हमारा बैलेंस बैंड या तो पार्शियली फील्ड होगा, और या अगर वो कंप्लीटली फील्ड है तो वो कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप करेगा। यानी बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होता है, कोई एनर्जी का गैप नहीं होता है। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन आसानी से एनर्जी लेकर के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा लेंगे एनर्जी तो यहाँ पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन आसानी से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और फ्री हो जाते हैं, और फ्री हो गए तो फिर वो कंडक्टिविटी दिखाते हैं। इसीलिए मेटल्स नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से नॉर्मल टेम्परेचर पे बैलेंस बॉन्ड से कहाँ पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का कोई गैप नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं, और यहाँ जाने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी दिखाएंगे। या यहाँ आप देख रहे हैं आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ चले जाएंगे खाली वाले पार्ट में, तो भी फ्री हो जाएंगे, तो कंडक्टिविटी दिखाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से कम एनर्जी लेकर के आसानी से यहाँ पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में और फ्री हो जाते हैं। दैट्स वाई मेटल बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी दिखाते हैं। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा गैप होता है। ये देखिए इंसुलेटर के लिए हमने बनाया हुआ है, ये इंसुलेटर का बैलेंस बैंड है। ये इंसुलेटर का बैलेंस बैंड है जो कि फील्ड है, और ये कंडक्शन बैंड है। इन दोनों के बीच में देखिए बहुत ज्यादा एनर्जी का गैप है। इस एनर्जी गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन जोन कहते हैं। फॉरबिडन मीन्स नॉट अलाउड। तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप बहुत ज्यादा होने के कारण से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे। उसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के यहां से यहां तक जंप कर सकता है। तो इंसुलेटर के केस में इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे, वो कंडक्टिविटी नहीं दिखा पाता। क्लियर? इस गैप का हमने क्या नाम बताया? फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन मीन्स नॉट अलाउड। हमने यहाँ पे नॉट अलाउड क्यों कहा? इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में रहेगा या कंडक्शन बैंड में रहेगा, इस बीच के गैप में नहीं हो सकता है, इसीलिए आप इनको क्या बोलते हैं? फॉरबिडन जोन। यानी ये जो जोन है, ये जो एरिया है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टे नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पाया जा सकता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन जोन। और एक तरह का एनर्जी गैप होता है। तीसरा केस जो है वो सेमीकंडक्टर्स, उसमें जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं उनमें गैप इंसुलेटर्स के कंपैरिजन में कम होता है। यहां देखिए ये सेमीकंडक्टर्स के लिए हमने बनाया हुआ है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। यहां देख रहे हैं कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है वो इंसुलेटर के कंपैरिजन में कम है। यानी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए यहां के कंपैरिजन में कम एनर्जी की आवश्यकता होगी।
तो नॉर्मल टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पर जंप कर जाते हैं एनर्जी प्राप्त करके, इसलिए सेमीकंडक्टर्स कुछ कंडक्टिविटी दिखाते हैं, यानी इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होती है क्योंकि यहां पर गैप कम है। लेकिन इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से हमेशा कम रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे तो कोई गैप ही नहीं है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे। बट यहाँ पे गैप है, इस गैप को क्रॉस करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी चाहिए, इसलिए सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है इस गैप के कारण से। लेकिन ये गैप चूंकि इंसुलेटर से छोटा है, इसलिए सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होती है। तो हम जाने यहाँ पर देखिए तीनों को बैंड थ्योरी के बेसिस पर कि इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, इनमें डिफरेंस किसका है? एनर्जी गैप का। कंडक्टर्स में एनर्जी गैप नहीं है, इसलिए उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। इंसुलेटर में एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, इसलिए उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी गैप थोड़ा है, इसलिए उनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स। थैंक यू।